नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के एक सबसे सक्रिय कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो कि लंबे समय से पार्टी के साथ बने हुए हैं और आज भी हैं। और इनका इंटरव्यू मैं बहुत पहले से ही करने के लिए बहुत उत्सुक था और आज वो हमारे बीच में है, क्योंकि जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं बहुत सारी, उनको दूर करने के लिए इनका इंटरव्यू होना बहुत जरूरी था। पार्टी के प्रति जो भी इनका लगाव है, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। जो कि अपना परिचय वो खुद देंगे। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी जुड़े हैं और जो लोग भी देख रहे हैं, उनको मैं सादर जय भीम बोल रहा हूं। मेरा नाम देवीदीन आंसू है और मेरा गांव पन्ना जिले की विधानसभा गुनौर में ग्राम पंचायत तेदुनहाई के अंतर्गत छोटा सा गांव है साहूपुरा। मैं उधर का निवासी हूं और बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। सर, आपका गांव और आपने जो कहा, ये आपका बड़प्पन है। तो सर, हमारी दर्शक जो है और जनता जो है पन्ना जिले की, वो ये जानना चाहती है कि आप पार्टी के सबसे अच्छे सक्रिय कार्यकर्ता तो हैं ही, लेकिन आपने पार्टी कब ज्वाइन की और आपको पार्टी से जोड़ने वाले कौन व्यक्ति थे, और आपने बहुजन समाज पार्टी में ही काम क्यों किया, ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी मेरे खून में है और जोड़ने वाली बात तो यह है कि कोई ना कोई माध्यम बना करता है। बिल्कुल सर। जिसमें बहुजन समाज पार्टी की जो सदस्यता थी दिलाने वाले श्री राम लोधी, जो वर्तमान में अभी भी बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को उन्होंने मुझे समझाया घर में बैठ करके। और जब मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उन महापुरुषों के पवित्र कारवा पर जुड़ रहा हूं, जिन लोगों ने इस देश पर मानवतावादी विचारधारा लाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। जी सर, आप कब जुड़े थे पार्टी से? मैं सितंबर 1998 में 1998 में मैं जुड़ गया था। मेरी उम्र 18 साल उसी समय हुई थी और मैं वोटर हुआ और बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हो गया। क्या बात है सर, मतलब आपको अपने जीवन का पहला वोट बहुजन समाज पार्टी को देने को मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि पहला तो था और मैं सोच ही रखता हूं कि मेरा अंतिम वोट भी बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्हाती पर ही होगा। और सर, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो मेरी उम्र है, आपने बताया 1998, मैं खुद आज 26 साल का, मतलब आपको 26 साल जुड़े हो। हाँ, जब आपका जन्म हुआ तब मैं बहुजन समाज पार्टी का सदस्य हो चुका था। क्योंकि काफी सारे लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आप जुड़े हैं, और क्यों जुड़े हैं, क्या फायदा रहता है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का इतने लंबे समय के बाद भी, और आज आप भी आज तक आप लगे हुए हैं, तो ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, आपको पार्टी से जब आप जुड़े, तब आपका पारिवारिक स्थिति पहले से कोई राजनीति में था, या लोग, क्या आपके अंदर मतलब ये विचार आया कैसे कि मुझे पार्टी में जुड़ करके काम करना है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं था जी। मेरे परिवार का जो बैकग्राउंड था, आर्थिक स्तर बहुत ही कमजोर था। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और मेरी माताजी भी मजदूरी करने जाती थी। और मैं भी जो है, जितनी मेरी कहना चाहिए उम्र थी और उस उम्र के हिसाब से काम करना पड़ता था, मैं भी मजदूरी करता था। मैं भी उनके साथ खेतों में कटाई करने जाता था और मेढ़ों में मिट्टी पड़ा करती थी, तो मैं मिट्टी डालने पापा जी के साथ जाता था और मजदूरी करने जाता था। मजदूरी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पास पड़ोस के जितने भी गांव हैं, चाहे आपका बिरवाही हो, करहिया हो, भटार हो, मंटोला हो, रेगड़ हो, गोली हो, इन सारे गांवों में जाकर के हमने काम किया है, मजदूरी किया है। मजदूरी कर कर के जो है हमने अपने आप को स्ट्रगल किया है। सर, जो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि हम गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, हम क्या करेंगे राजनीति में। आपको ये राजनीति करने का शौक था, या मतलब कोई ऐसा जुनून कि नहीं मुझे करना है, या आपके घर से कोई मना नहीं करता था आप मत जाइए इस कार्य करने की? नहीं, मुझे मना ये तो मैं जो है बहुत ही सौभाग्यशाली कहूँ अपने आप को। आज तक मुझे इस आंदोलन के काम के लिए न मेरे पिताजी ने कभी जो रोका और न मेरी माँ ने रोका। और चूंकि मेरी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। बहुत सर जल्दी, मतलब इतनी उम्र में आदमी सही तरीके से खड़ा नहीं हो पाता। 13 साल की उम्र से मेरी शादी होने के बाद मेरी जो पत्नी, उन्होंने भी कभी मुझे इस आंदोलन में जाने से रोका नहीं और हमेशा मैं काम करता रहा। और जो आपने बात कही ना कि इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जी, तो
ये जुड़ने की बात तो ऐसा है कि हमारे खून में है बहुजन आंदोलन। बिल्कुल सर। और सोच रहे हैं कि इस पवित्र कारवा में ही रहें तो सबसे अच्छी बात होगी। सर आपने कहा 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी, फिर भी आप जुड़े। मैंने थोड़ा सा महात्मा ज्योतिबा फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले हाँ। साहब के बारे में पढ़ा है। उनकी भी शादी कम उम्र में हुई थी और कहा जाता है कि उनको रोकने के लिए शादी की गई थी, मतलब वो जो समाज को पढ़ाने का उनके अंदर जुनून चढ़ा हुआ था, तो उसको रोकने के लिए कि ज्योतिबा साहब ये काम ना करें तो उनकी शादी की गई। तो आपकी भी शादी उसी समय हुई, कम उम्र में। तो मुझे आप ये बताइए, क्या आपके घर से नहीं मना किया गया कि आप समाज का काम मत करिए? नहीं, समाज का काम चूंकि देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी जो स्थिति थी जी वो उतना ज्यादा दिखाए वाली नहीं थी कि हम ना तो उतना संघर्ष था, क्योंकि महात्मा फुले जी के साथ में समय में बहुत बड़ा संघर्ष था जी। और हमारे साथ संघर्ष तो था, लेकिन संघर्ष उस बात का नहीं था। संघर्ष इस बात का था कि हम खुद पल जाएं, अपने पेट पालने के लिए, अपने घर में रहने के लिए, केवल इतना ही संघर्ष हो पाता था, ज्यादा सोच नहीं थी। हालांकि मैं उस समय में 8वीं कक्षा पढ़ रहा था जब मेरी शादी हो गई थी। अब शादी के बाद मेरी पढ़ाई भी थी, पढ़ता रहा। पढ़ने के बाद पार्टी में जुड़े तो पार्टी का भी काम था। तब तक हालांकि मेरी पढ़ाई लगभग हो चुकी थी। पढ़ाई पूरी हो पढ़ाई हो चुकी थी। थी। सर आप पढ़ाई कर मैं इंटर के बाद प्राइवेट बीए किया हूँ और मैं बतला दूं कि 2 साल में नेहरू युवा केंद्र में राष्ट्रीय सेवा कर्मी की नौकरी भी किया। नौकरी भी की? फिर हाँ। नौकरी आपने सर क्यों छोड़ दी? असल में क्या है, वो 2 साल की ही सर्विस होती थी। अच्छा। युवाओं को उसमें जीवन कौशल विकास होता है जी। जिंदगी जीने की कला होती है, जिंदगी जीने की कला। तो उस पर मैंने जो है काम किया और उसके माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला, एक मंच मिला जी, कहना चाहिए एक मंच मिला। बहुत बड़े बड़े मंचों पे जाकर के बोलने का अवसर मिला, तो जो बोलना है वो मैं बेधड़क हो गया। अच्छा, ये सब चीजें आपको पहले से हाँ मिली। अच्छा सर, पार्टी में जब आप पढ़ाई के साथ कर रहे थे, क्या उस समय नौकरी के लिए आपने कभी सोचा? हाँ, नौकरी के लिए सोच थी, बिल्कुल सही आपने कहा। पर बात ये थी कि जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते जी, तब तक हमारे बीच में एक ऐसी शख्स की एंट्री हो चुकी थी जिसने नौकरी छोड़ के काम किया था इस दल में जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ते थे हमारी विधानसभा से, इंजीनियर जेएल सिद्धार्थ जी। वो मास्टर थे, उन्होंने नौकरी छोड़ करके काम किया था और मेरा उनका चोली दामन का साथ हो गया था जी। और जब इस पर बात की तो कह देते थे यार कि मैं नौकरी छोड़ के काम कर रहा हूं और तुम नौकरी के पीछे जा रहे। तो मेरे दिमाग से भी नौकरी शब्द से जो है बहुत ही एलर्जी हो गई थी जी। और मुझे लगा कि मुझे अब नौकरी नहीं करना है, नौकरी शब्द से मुझे घृणा सी हो गई थी। फिर मतलब आपका जीवन यापन बिना नौकरी के सर कैसे? हाँ, मैं मजदूरी कर लेता था, मजदूरी कर लेता था, शौक से मजदूरी कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब सामाजिक काम मजदूरी कर। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज ये कह देते हैं हमें सामाजिक काम करने के लिए पैसे कहाँ से आए, हम क्यों यहाँ वहां पेट्रोल खर्च करने जाए। मतलब आपने उस समय काम किया जब आप मजदूरी करते थे। आज तो नौकरी करने के लिए काफी प्राइवेट नौकरी अच्छी खासी मिल जाती है, फिर भी लोग समाज के काम करने से पीछे हटते हैं। देखिए बिल्कुल, मानवर कांसीराम साहब का एक कोटेशन मैं हमेशा याद रखता था, आज भी रखता हूँ कि तमन्ना अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं। क्या बात है सर, तमन्ना अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, वरना बढ़िया से बढ़िया बहाने मिल जाते हैं। देखिए पार्टी आपके घर की दौलत नहीं ले रही जी। और वैसे भी आप गांव जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि फालतू लोग बैठे ताश पीटते रहते हैं। बिल्कुल सर। क्या करते हैं, हो गया उसी टाइम पे हमें पार्टी का काम कर लेना है। भाई पार्टी के लिए हमें मिट्टी तो डालना नहीं है, लोगों को बैठा करके पार्टी के महापुरुषों की विचारधारा समझा देना, वही हमारा कैडर है। लेकिन सर लोग ये कहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी में क्यों काम करें? उनके अंदर पार्टी नहीं, उनके अंदर भी विचारधारा नहीं है। जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि हम बहुजन समाज पार्टी में काम क्यों करें, पहले तो उनको अंतर समझना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो और कांग्रेस पार्टी, ये जो दल हैं, ये दल राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीतिक दल हैं। और बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल बाद में है, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन पहले। जिन लोगों ने राजनीति की मापदंड पर बहुजन समाज पार्टी को तोला है, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को भी समझा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है, सामाजिक आंदोलन पहले है। आज हमें जो पहचान मिली है बहुजन समाज पार्टी से मिली है। हमारे पहले भी आरक्षित सीटों से हमारी आपकी कौम के लोग चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीतते थे, विधायक बनते थे, सांसद बनते थे, लेकिन उनकी आज पहचान कहाँ, कहीं दिख रही है आपको? नहीं है साहब। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है, एक मंच देती है। और
एक ऊर्जा देती है और अपने आप में एक ऐसा स्ट्रगल कर देती है कि फिर वो व्यक्ति कभी बैक नहीं हो सकता। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब कभी आप चुनाव क्षेत्र में गए प्रचार प्रसार के लिए, तो कभी कोई घटना ऐसी घटी, जातिवादी घटना, जिसमें आपको नल से पानी न पीने दिया हो या किसी के यहाँ चाय पीने पर कोई दिक्कत हुई हो, ऐसी घटना क्योंकि होती रहती है। ऐसे कई सारे लीडर्स मिले जिन्होंने बताया, कई सारे सरकारी कर्मचारी उन्होंने बताया, तो क्या आपके साथ ऐसा? नहीं, वो तो रोज की घटनाएं थी जी। ये तो रोज की घटनाएं थी। और मैं आपको बता दूं कि हम एक गांव पलका है जी, पलका, हम गाने बजाने गए थे। जी, तो उधर हमारे साथी लोग जो है जब खाने के लिए बैठ गए, जी, उनको मालूम नहीं था कि किस जाति के हैं। जी, हम लोग राजपूत कौम में गाने गए थे। तो उधर जब हम लोग बैठ गए तो बैठने के बाद हमारे जो साथी थे वो खाना वाना पूरा परोस गया, पत्तल डल गए। और इसके बाद एक परिचय का व्यक्ति उधर जब जैसे अंदर गया तो उसने कहा, बोले यार ये तो चमार हैं, इनको अंदर कैसे बैठा दिया, भगाओ भगाओ भगाओ। तो हमारे साथियों ने, मैं बाहर था, मुझे बुलाया, बोले कि मुझे दादा कहते हैं प्यार से, बोले दादा भाई बताओ, हम इधर आए हैं और हमको इधर कह रहे हैं कि अंदर कैसे आ गए। तो मैंने कहा कि एक काम करो कि ये जो परोसा गया है भोजन, आप इसको इकट्ठा बांध लो और भोजन मत करिए। आपके साथ जो ये अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है, जातिवाद का, इसको इकट्ठा करो और चलते हैं थाने। फिर हम लोग उधर से जो है थाने आए। जब थाने आए तब तक वहाँ लड़की वाले, जो जिसकी शादी में गए थे हम लोग, तो वो लड़की वाले का जो पिताजी थे वो आकर के हाथ जोड़ने लगे, बोले मैं शादी कर रहा हूँ, ये है वो है। और हमारे पड़ोस की बारात थी, तो बैठ करके उस पर समझौता हुआ। तो हालांकि रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन जो घटना थी वो घटना से हम आहत बहुत हुए। जी, नहीं ये घटना होनी भी चाहिए क्योंकि संविधान हमको कहता है आज प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो सर मैं आपसे एक, आपने बताया था कि हम पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े, तो आप किसी पद पर रहे और किन किन पदों पर रहे, अगर ये बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुजन समाज पार्टी के जो मुझे जिम्मेवारी दी, पोलिंग की भी मुझे जिम्मेवारी दी, और मैं सेक्टर का भी कार्य करता रहा। मुझे विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया और जिला में महासचिव भी रहा। जब सर आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? मैं आपको बता दूं कि जब मैं 20 साल का था तब मुझे पोलिंग का अध्यक्ष बनाया था पार्टी ने। 20 साल की उम्र में। और मैं बतला दूं कि हमारी पोलिंग हमेशा बहुजन समाज पार्टी जीतती रही है। इसके बाद जब सेक्टर का पदाधिकारी मुझे बनाया गया था 25 साल की उम्र में, मैं जो है 2005 में सेक्टर का, जो हमारे लाहौर गांव सेक्टर था, मैं सेक्टर का जो है अध्यक्ष था। और भाईचारा कमेटियां भी बनती थी, उसमें भी मुझे पदाधिकारी बनाया गया था। 2008 से और 13 तक मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा की जिम्मेवारी दी और मैंने संगठन बनाने का काम किया। सर आज का जो नया युवा है वो पार्टी से जुड़ता नहीं है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है, तो पार्टी से वो हमारे साथ कैसे जुड़े नए युवाओं को, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए देखिए, आज हमारे आइकॉन बन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश जी हैं जी। जहाँ युवाओं की बात है, बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी संगठन के पदों पर 60% युवाओं को भरने की बात कर रही हैं। तो हम लोग भी उस पर युवाओं को, लड़कों को, नए लड़कों को, नए युवाओं को, युवतियों को हम लोग उसमें पदाधिकारी बना रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं और गाँव-गाँव कैडर बैठा रहे हैं। सर हमारे क्षेत्र में ये भी कहा जाता है कि आपने 2013 में साथ चुनाव लड़ा था, तो जो पार्टी टिकट देती, काफी सारे लोग भ्रांतियों में रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग टिकट बेचते हैं, ये करते हैं, और आप एक गरीब घर से मजदूरी करने वाले फ्री पार्टी का काम कर रहे हो और पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जता करके टिकट दी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि ये जो भ्रांतियां हैं ये लोगों को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए लोग फैला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी अगर पैसे लेकर के टिकट देती तो हम एक गरीब घर के बेटे थे, हमारे घर में राजनीतिक बैकग्राउंड जीरो था, कोई राजनीति में नहीं था, फिर हमें कैसे टिकट मिल जाती? ये सबसे बड़ा उदाहरण है देवी दीनासू, सबसे बड़ा उदाहरण है देवी दीनासू कि जिसके परिवार में कभी कोई ग्राम पंचायत का चुनाव ना लड़ा हो, उसको बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। क्या बात है। हमने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि हम भी असेंबली का चुनाव लड़ सकते हैं, कभी हम विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ये हमारी सोच ही नहीं थी। ये तो कांसीराम साहब का जादू था, बहन जी का आशीर्वाद। कितना बढ़िया। मतलब सर आपने एक, सर उस समय आपकी उम्र क्या रही थी जब आपने चुनाव लड़ा था? मैं जब पहला चुनाव लड़ा हूं तो मेरी उम्र उस समय 2013 में था
तो मैं 33 साल का था। 33 साल की उम्र में आपने हाँ, विधानसभा का चुनाव। मतलब पार्टी हम सबसे ज्यादा युवाओं को हाँ, मैं ये नहीं, चीज जब मुझे यहाँ से बहन जी से मिलवाने के लिए, यहाँ के प्रभारी थे, राज्यसभा सांसद थे उसमें राजा राम साहब जी, तो मुझे बहन जी से जब मिलवाने ले गए तो मुझे देख करके बहन जी ने कहा था कि ये राजा राम जी नया लड़का पकड़ के ले आए तू जी। तो उस समय चूंकि संगठन से जो मांग हुई थी कि चुनाव किसको लड़ाना चाहिए, तो मेरे पक्ष में बहुजन समाज पार्टी का जिला से लेकर के विधानसभा का जो संगठन था, 80% संगठन ने बोला था कि देवी दिनासू को चुनाव लड़ना चाहिए। उसका कारण ये था कि जो हमारे सीनियर नेता थे जी, सीनियर लीडर थे, माननीय इंजीनियर जेल सिद्धार्थ जी, उन्होंने 2008 तक तो बड़ी सक्रियता से उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 2008 से वो निष्क्रिय हो गए थे जी। और निष्क्रिय होने पर हम काम करते रहे, कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर रहा था। तो पार्टी ने सोचा कि ये वर्कर है और युवा है और निश्चल भाव से काम करता है, जी बिल्कुल। तो संगठन ने चुनाव लड़ा दिया, बस इतनी सी बात अच्छा थी। सर, चुनाव लड़ने से पहले जो पहचान थी आपकी और आपने जो पहचान बनाई, लोगों ने बताया कि आप एक बहुत अच्छे बहुजन गायक भी हैं, तो इस गायकी का आपको शौक था, किसी से प्रेरणादायक थे या जीवन हाँ, यापन करने के लिए? जी नहीं, आपका कहना सही है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई थे जी, मेरी मौसी के बेटा थे रज्जू लाल, जो कि अभी पिछले साल जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब वो 12 अक्टूबर को हमारे बीच में नहीं रहे, खत्म हो गए। तो बहुत अच्छे सिंगर थे, तो मैं उनके साथ उठता बैठता रहा और उनके साथ जाता रहा, तो मुझे भी गाने का शौक हुआ, मैं भी गाने लगा। फर्क इतना था कि वो दूसरी चीजें गाते थे और मैं मूवमेंट से जुड़ गया, तो मेरे लिए महापुरुषों का आंदोलन मिल गया गाने के लिए। अच्छा सर, आप महापुरुषों के गीत गाते हैं और बेधड़क होकर के गाते हैं। मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा, देवी दिनासू के नाम से है, जी, जी, बहुत अच्छे गाने डाले हुए हैं और कुछ गाने मैंने भी आपके डाले हैं। जी, जी। तो आप बहुत से महापुरुषों के गाना गाते हैं, अदर लोग दूसरे गाने गाते हैं, आप बेधड़क होके गाते हैं, तो इसका डर नहीं लगता आपको कि कभी नहीं, कोई सही है। दिक्कत होगी इससे? हाँ, नहीं, लोग, आपने ये बात बिल्कुल सही की कि लोग भी डर डरते रहे हैं, हैं, जी। लोग डर रहे हैं कि कहीं हम बाबा साहब की बात करेंगे और शोषित महापुरुषों की बात करेंगे, बहुजन महापुरुषों की बात करेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और वो डरते इसीलिए हैं कि उनको जानकारी नहीं है, जी, और जब जानकारी हो जाती है तो फिर डर निकल जाता है। मैं ये मानता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ बहुजन गायकों को खासकर, जी, कि आप उनके लिए, इस देश की मनवादी विचारधारा के लिए बढ़ाने के लिए चाहे जितना गाइए, आपके मरते ही आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सर। और अगर आप अपने आप को बहुजन समाज में, अपनी कौम में अपने आप को मरने के बाद भी जिंदा रखना चाहते हो, तो आप अपनी कौम के लिए काम करिए, अपनी कौम के लिए लिखिए। बिल्कुल सही सर, क्योंकि सर मैं अभी एक जगह गया था, वहां पर कुछ लोग थे जो संगीत का गाना गा रहे थे, वहां पर मैंने आपका एक गाना सुना, तभी बाद में कि वो आपका गाना है एक ताकत भारी वोट में देखना चाहिए वो लोग। हाँ, ये थोड़ा वो सा राई आप गाई गा थी। देंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने अभी जो है, मैं आपको बता दूं कि वो राई है मेरी, एक राई ने, भारत की बात छोड़ दीजिएगा, जी, भारत के बाहर से भी, जो हमारे भारत के लोग बाहर चीन में रहते हैं और आपके कहूँ अमेरिका में रहते हैं, जापान में रहते हैं, उधर से भी लोगों ने फोन लगा करके मुझे बधाई दी कि आशु भाई आप बहुत अच्छा बाबा साहब का मिशन चला रहे हो, बाबा साहब के लिए गा रहे हो। तो वो राई अभी, चूंकि हम आप ये 2024 अक्टूबर में बैठे हुए हैं, जी, जी, अभी तक लगभग 26 लाख लोगों ने एक चैनल में, जबकि उसकी कॉपी कई चैनल ने की है। बिल्कुल सर। मुझे लग रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों ने उस राई को सराहा है। सर कौन सी है वो राई? वो भीमा बाई के लाल। तो मैं आप सभी को भी एक कहना चाहूंगा कि ये वाली राय जरूर सुने। कैसा, थोड़ा सा राय, थोड़ा दो लाइनें आप? हाँ, मैं बिल्कुल उसकी राय, और दूसरा बता दूं, मेरी दूसरी राय एक संत रविदास जी की भी निकली थी जी, संत रविदास जयंती स्पेशल, और बाबा साहब की दूसरी राय मेरी आई ताकत भारी वोट में, जी, जो आपने बात की ताकत भारी वोट में, वो मेरा तीसरा भाग है। और अभी मैं चौथा भाग भी जो है बाबा साहब का बहुत जल्दी यूट्यूब के माध्यम तो से, वो किस चैनल पे आएगा? आपके चैनल पे या किसी और? वो मेरा प्रयास है कि मेरे खुद के चैनल पर आए। बहुत अच्छा रहेगा सर कि आप खुद के चैनल पर ही। और हालांकि मैंने जो आपको बता दूं, उस जिस चैनल से मैंने गाया है, वो जो व्यक्ति चैनल चला रहा है वो हमारे बहुजन समाज का है जी, और उससे परिचय में इस चैनल के माध्यम से, वो कमर से विकलांग है, कमर के नीचे का हिस्सा उसका बिल्कुल डैमेज है जी,
तो उसने मुझसे बात की कि दादा भाई आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए गाया, मैंने उसके लिए गाया, और मेरे राय के माध्यम से उसको जो है बहुत कुछ अर्निंग हुई, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम मैंने किसी व्यक्ति को एक कुछ अपने गाने के माध्यम से, मतलब आपका उद्देश्य भी है कि हमारे वजह से किसी का मदद हो जाए, मदद हो जाए। मेरे गाने के माध्यम से अगर मदद होती है तो हो जाए। बहुत अच्छा है सर कि ये चीज है आपकी, आप मतलब आप वर्ल्ड फेमस है ऐसा। चलिए वो तो हो गया, महापुरुषों की वो है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल था आपसे कि वर्तमान में जो SC/ST वर्गीकरण का मामला आया है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर लेकर के आपको क्या विचार है? देखिए मतलब गांव के लोग, उनको पता है या नहीं है, हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या है, क्या कह रहे हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत करा दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने या इस देश की शासन सत्ता ने उनके द्वारा कराया गया, क्योंकि अगर सरकार के द्वारा आता तो जनता सड़क पर आ जाती। कोर्ट का सहारा लेकर के, कोर्ट के माध्यम से इसको लाया गया ताकि आम पब्लिक रोड पर ना आ पाए, हमारा सुप्रीम कोर्ट काम हो जाए। भाई हमें किसी को, अगर कोई किसी को मारना चाहता है तो दोष भी नहीं लगेगा और सामने वाले की हत्या हो जाएगी, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी, हाँ ये बच जाएगी। यही हुआ। हालांकि इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया था, उस पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है, सोची समझी रणनीति है। हमारे देश में जातिवाद जो फैला था, इस देश के अंदर जो भी सरकारें बनी, मेरी समझ से उन लोगों ने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम समझा, जबकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। इस देश के अंदर प्रतिनिधित्व देने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की थी कि हमारा जो सदियों से जो कौम हजारों साल से मानवता से दूर है, अस्पृश्यता का शिकार हुआ, मानवता की दृष्टियों से नहीं देखा गया, उसको मूल धारा पर लाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। वो कहना चाहिए अर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि हमें वन नेशन होना चाहिए, वन इलेक्शन होना चाहिए, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आम पब्लिक को एक बार चुनाव कराओ या 20 बार चुनाव कराओ, उसको तो वोट डालना है, उसको वोट डालना है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये मेरी बात वहां तक पहुंच जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो या ना हो, अगर देश का सही मायने पर विकास करना चाहते हो, देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो वन नेशन वन एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एक देश एक शिक्षा होना चाहिए। जिस विद्यालय में कलेक्टर का बेटा पढ़े, उसी विद्यालय में मजदूर का बेटा पढ़े। जिस विद्यालय में SDM का बेटा पढ़े, उसी विद्यालय में एक ठेला चलाने वाले का, ठेलिया चलाने वाले का बेटा पढ़े, बेटी पढ़े, तो शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। तो सर ये संभव है कि सर मोदी जी कर पाएंगे ऐसा? नहीं, मोदी जी कर पाए या ना कर पाए, मोदी जी कर पाए या ना कर पाए, आने वाले कल में जब भी बहुजन समाज पार्टी तैयार होगी, चाहे जितना भी टाइम लग जाए जी, क्योंकि हम बता दें आज से 25-30 साल पहले की जो शिक्षा की स्थिति थी, आज वो नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, चूंकि मेरे परिवार से हमारी मैडम जिला पंचायत मेंबर हैं, तो मैं प्रतिनिधि होने के कारण मैं 104 विद्यालय गया, तो मैंने देखा है सरकारी विद्यालयों की स्थिति, तो मैंने समझा है कि इस देश के अंदर सरकारी शिक्षा को खत्म करना चाह रही सरकार, निजीकरण को बढ़ावा देना। प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति देखिए, 1 नंबर की। एक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यालय में एक टीचर है, और उस टीचर से पढ़ाने की जगह BLO का काम कराया जा रहा है, उसको डाकिया बनाया जा रहा है, और बच्चे दिन भर थाली बजाते हैं, मध्याह्न भोजन का इंतजार करते रहते हैं, आंगनबाड़ी की भोजन का इंतजार करते हैं। तो मतलब सर ये जो निजीकरण वाली व्यवस्था बनाई जा रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कारण है? देखिए, दूर तो नहीं हो सकता। माननीय बहन जी ने इस पर एक बात और कही थी कि अगर आप निजीकरण देश में लागू करना चाह रहे हो तो उसमें भी आरक्षण होना चाहिए जी। भाई सारे विभाग आप निजीकरण में डाल दोगे तो फिर ये बताइए कि जो निजीकरण चलाने वाले, जो निजीकरण का मतलब होता है ठेका प्रथा। जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं कि PWD है, PWD का जो ठेकेदार होता है, सड़क बनाता है, उस सड़क में चलने वाली जो बसें होती हैं,
पहले बसें चलती थी राज्य परिवहन निगम की, जिसमें भर्तियां होती थी ड्राइवर की, क्लीनर की, कंडक्टर की, बाबू की, विभागीय भर्ती होती थी। जी। अब जब विभाग खत्म हो गया तो अब बसें चल रही हैं उद्योगपतियों की, पैसे वाले लोगों की, तो वो भर्ती बंद है। अब वो कंडक्टर भी अपना रखेगा अपने हिसाब से, और क्लीनर भी अपना रखेगा, बाबू भी अपना रखेगा, और जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार होता है वो इंजीनियर भी अपना रखता है, और ठेला चलाने वाला भी अपना रखता है, वहां मुरम बिछाने वाला भी अपना रखता है। फिर कोई भर्ती नहीं होती, तो आरक्षण तो वहां खत्म हो जाता है। तो बहन जी ने कहा था कि इस पर भी हमारे लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। बहन जी ने कहा। हाँ। तो सर मेरा एक सवाल और था आपसे कि आज जो वर्तमान हमारी पार्टी की स्थितियां हैं, इन पर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, क्या बदलाव होगा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हर 5 साल में गाइडलाइन तैयार करती है जी। और उधर से जो गाइडलाइन तैयार होती है, जैसे वर्तमान का जो गाइड आया हुआ है माननीय बहन जी के द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए हैं, हमारा जिले में संगठन होगा, जिले के बाद हमारा दूसरा संगठन विधानसभा पर होगा जी। और विधानसभा के बाद सेक्टर पर होगा और सेक्टर के बाद पोलिंग पर होगा। हमें जो भी पदाधिकारी बनाने हैं उसमें विधानसभा के स्तर पर और हर कौम के लोगों को बनाना है, पूरे बहुजन समाज को, उसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को साथ लेकर के काम करना है। और इसके बाद अभी एक और माननीय मानवर कांसीराम साहब के द्वारा जो वामसिप बनाया गया था, उसको भी माननीय बहन जी ने सक्रिय किया। हाँ, मैंने देखा था। हाँ, बहन जी ने उनको सक्रिय किया है और हम लोग बहुत जल्दी वामसिप का साथ लेकर के और गांव-गांव कैडर बैठाने वाले। अच्छा, काफी सारे लोग ये कहा करते हैं कि नेता अपने बच्चों को नेता नहीं बनाते हैं, मतलब बहुजन समाज पार्टी में। हाँ, बहुजन समाज के लोग यही बोलते हैं, पढ़ाते हैं। सरकारी कर्मचारी भी है, वो भी अपने बच्चों को समाज का काम करने नहीं देते। तो यहाँ पर बहन जी ने जब अपने भतीजे को ये काम सीखने के लिए भेजा, तो काफी सारे लोग कहते हैं कि ये परिवारवाद करने लगी हैं, लेकिन वो आप ही बता दीजिए कि जो नहीं, सही, आपका कहना सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने जी अगर आकाश को आगे किया जी, तो कौन सा राज्यसभा भेज दिया? बिल्कुल सर। कौन सा विधानसभा का टिकट दे दिया? कौन सा लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया? भाई, संघर्ष करने के लिए, संगठन में काम करने के लिए अगर लगा दिया तो कोई गुनाह थोड़ी किया है। बहुजन समाज पार्टी में अभी संघर्ष ही करना है। बिल्कुल। संघर्ष करने के लिए अगर केवल आकाश का केवल इतना ही दोष है, हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी हैं उनका केवल इतना ही दोष है कि वो बहन जी के परिवार से आते हैं। बिल्कुल सर। तो बहन जी जो है अपने परिवार से या अपने उनके भतीजा अगर काम करना चाह रहे हैं पार्टी से, तो कौन सा गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं है। अब घर का ये लोगों का कहना है, आक्षेप लगाना है जी। इनको ये दिखाई नहीं देता है, इनको ये दिखाई नहीं देता है। मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सांसद हैं उनके सारे बच्चे राजनीति कर रहे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जितने भी लीडर हैं सबके परिवार के लोग राजनीति कर रहे, तो उधर परिवारवाद नहीं दिखाई देता। कांग्रेस में जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक राष्ट्रीय नेतृत्व तो उनकी मुट्ठी में है जी, तो वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, वहां परिवार नहीं है। समाजवादी में मुलायम सिंह का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, कोई परिवारवाद नहीं। लालू प्रसाद यादव का लड़का सीएम बन जाए, वहां परिवारवाद नहीं। मायावती का अगर भतीजा काम करने के लिए ही आ जाए जी सर, तो परिवारवाद हो गया। ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद हो गया। मतलब ये कैसी मानसिकता लोगों, ये इस देश के अंदर मानसिकता आज से नहीं है। इस देश के अंदर अंबेडकरवादी विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा को रोकने के लिए जी ये तरह तरह के षड्यंत्र और हथकंडे अपनाते रहते हैं और शिगुफा फेंकते रहते हैं और हमारे लोगों को गुमराह करते रहते हैं। हमारे लोग जिस दिन गुमराह होना बंद हो जाएंगे, इनके माफिया, इनके मीडिया और इनकी मनी, इन 3 चीजों की सुननी समझनी बंद कर देंगे, उसी दिन बहुजन समाज पार्टी का राज हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप राजनीतिक जुड़े हुए हैं, वर्तमान में आपके घर से जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो क्या कभी आपको अदर पार्टी वालों ने कहा कि हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए आप? दिन में 2-4 बार हो जाता है क्योंकि सर ऐसा लोग कहते रहते, वो अंदर ही अंदर किसी पार्टी से सम्मिलित है, ऐसा लोग कहते रहते। देखिए, राजनीति एक ऐसी, मैं आपके चैनल से बता दूं कि कोई लुके छिपे वाला काम राजनीति नहीं होती। राजनीति होती है झंडे के साथ, राजनीति झंडे के साथ होती है, और हम जिस झंडे को लेकर के चलेंगे हम उसी दल के कहलाएंगे जी। माननीय हमारे बीच से बहुत लोग चले गए दूसरे दलों में, अगर जाना होता तो लुके छिपे की बात क्या है? बिल्कुल, मैं तो खुल के जाऊंगा ना, अगर जाना होगा तो खुल के जाऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे बहुजन आंदोलन का पूरा ज्ञान है।
जिनकी इच्छाएं अधिक होती हैं वो दूसरे दलों में जाते हैं। काफी सारे लोग ये आप पे आरोप लगाते हैं कि आप आदर्श संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी चीज है, कम से कम लोग मेरे पर नजर रखे हुए हैं लोग मेरे वो शुभ चिंतक हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे को ये लोग ऐसा सोचते और मानते हैं तो मेरे वो शुभ चिंतक हैं। कबीर ने कहा था ना कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, है ना। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, वो मेरे पर नजर बना करके रखें, लेकिन मैं उनको जो काम कर रहा हूं उनको और बाकी दिखाई नहीं देता। मैं गांव गांव जाकर के कैडर करता हूं, गांव गांव जाकर के जो रात भर चिल्ला करके मैं गाता हूं, बहुजन महापुरुषों को गाता हूं, ये जरा उनको भी जरा भी दिखाई नहीं देता, ये जरा भी उनको सुनाई नहीं देता। जी सर। और चुपके की बात पता नहीं कहां से ये लोग सुनते हैं। पता नहीं सर। बहुजन समाज पार्टी का सिंगल मेंबर पन्ना जिले के अंदर एक ही है, इमरती देवी दी नासू, जो जिला पंचायत में सिंगल बहुजन समाज पार्टी की गाड़ी और झंडा लगा करके जाती है। बिल्कुल, ये चीज तो देखी नहीं। अब जब देख रहे हैं तो फिर कहने वाली बात ही नहीं है। वो सर मैं जनता के लिए बता रहा हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। और एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े और आपको सफलता मिली, और काफी सारे लोग जुड़े थे उनको सफलता नहीं मिली, तो उनके लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए सफलता मिलेगी जी, सफलता मिलेगी। देखिए मैंने पहले भी बोला कि हमारे लोग गुमराह होना बंद हो जाएं तो वोट हमारा ज्यादा है। बिल्कुल सही। वोट हमारा ज्यादा है, सत्ता पर हम पहुंच जाएंगे, पर हमारा वोट हमारे लोग ही डिस्टर्ब करते हैं। कैसे सर? जैसे हमारी ही कौम के लोगों को, जैसे कांसीराम साहब ने जो चमचा युग की एक किताब लिखी थी, जी सर, वो हमारी ही कौम के लोगों को उस दल में जाकर के चमचागिरी करवाना सिखाते हैं, और थोड़ी सी लालच दे करके, थोड़े से पैसा दे करके, थोड़ा सा पद प्रलोभन दे करके और दिखाई देना। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूं कि तीतुर होता है, वो भी पक्षी होता है। बिल्कुल सर। और तोता भी पक्षी होता है। तो जो तीतर होता है, तीतर को एक शिकारी आता है, शिकारी जाल में फंसा लेता है, और वो फंसाने के बाद उसमें से कुछ तीतरों को पकड़ लेता है और उनको बढ़िया दाना चुनवाता है और मस्त कर देता है। और जब मस्त कर देता है फिर इसके बाद उन तीतरों को छोड़ देता है जंगल में, और जंगल में छोड़ता है तो वो तीतर चिल्लाता है, जात का हूं, जात का हूं, जात का हूं। तो वो जात के तीतरों को इकट्ठा कर देता है। तो पूरे भाई जब वो तीतर चिल्लाता है तो जात का हूं, जात का हूं, तो पूरे समाज के तीतर इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई हमारी जात का कोई आया है, बुला रहा है तो चलो। अब उनको ये मालूम नहीं है कि ये जात का तीतर आया है तो हमको हलाल करवाने के लिए ले जा रहा है, ये उनको नहीं, वो जात के नाम पर फंस जाते हैं। और वही एक तीतर होता है, तीतर जाल में खुद फंस जाता है पर अपनी कौम को फंसाने का काम नहीं करता। वो कहता है, बचाने का काम करता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, पर शिकारी के जाल में फंसना नहीं। और वहीं तीतर आकर के कहता है जात का हूं, तो जात के नाम पर हमारे लोगों को फंसा करके बर्बाद किया जाता है। ये जो है, और इससे हमारे लोग जात के नाम पर उधर चले जाते हैं। आज देख रहे हैं आप, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आप बताना चाहूंगा, अभी मैंने एक गीत बड़ा प्यारा लिखा हुआ है कि कांसीराम बोल रहा हूं और देश के नेताओं से कह रहे हैं कि मेरे इस बहुजन समाज के टुकड़े मत करो, अलग अलग मत बांटो। मैंने बहुजन समाज जो तैयार किया था, बहुत कुछ खोने के बाद बहुजन समाज बनाया था, और आज हमारी ही कौम के लोग, झंडा भी नीला है, बातें भी कांसीराम साहब की हैं। जी है, काफी सारे लोग हैं। सारी चीज मानवर कांसीराम साहब, यहां तक कि कांसीराम साहब की फोटो तक लेते जी, उनके कांसीराम साहब की फोटो लगा के काम करते हैं। कांसीराम की फोटो से परहेज नहीं, लेकिन कांसीराम साहब की पार्टी से बड़ा परहेज है, परहेज ज्यादा है। ये पता नहीं कैसे मिशनरी लोग हैं और समाज में कैसे लोग काम करते हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे और जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कि आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की, जो पन्ना जिले की है और जहाँ के भी लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए क्या? पूरे देश के लिए, पूरे देश के बहुजन समाज से हाथ जोड़ करके आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारा उन्नति का रास्ता केवल बहुजन समाज पार्टी से ही निकलेगा। कहीं से एक किसी व्यक्ति का भला हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति का भला कर सकती है, कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति का भला कर सकती है, आपको ढेर सारा सामान दे सकती है, ढेर सारी दौलत दे सकती है, लेकिन मान सम्मान अगर कहीं मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी मिलेगा। तो मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सब लोग बहुजन समाज पार्टी में आइए और तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी को उन्नति के शिखर तक ले जाइए। महापुरुषों का पवित्र कारवा है ये आंदोलन। इस आंदोलन को
बाबा साहब के संविधान को बचाने के साथ साथ इस देश में मानवतावादी विचारधारा को फैलाने का काम करें, यही मैं सबसे निवेदन करूंगा। और निश्चित तौर पर लोग जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों तक मेरी बात को भिजवाने के लिए आपने कष्ट किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम। तो साथियों, जैसा कि आपने सम्मानीय देवीदीन आसू जी को सुना, वो अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिला ही नहीं और देश के कई राज्यों में और वर्ल्ड फेमस भी हैं, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपने सुनी। तो बताइए आप हमें कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके कि इनकी बात आपको कितनी पसंद आई, कमेंट में जरूर लिखें। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सम्मानीय देवीदीन आसू जी की जो राय आने वाली हैं उन पर भी आप अपनी नजरें गड़ाए रखें। और जो अभी उन्होंने बताया कि हमारा एक नया गाना आने वाला है, वो भी उन्हीं के चैनल पे। सर अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए आप। बस मेरे नाम से है, अच्छा, देवीदीन आसू। देवीदीन आसू सर्च करें आप यूट्यूब चैनल पर, तो उनका नाम आ जाएगा। आप सभी गाने वहीं से सुन सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।